नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जैसा कि हम निरंतर आपको पता है जो क्षेत्रीय शक्तियों के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, आज ये चैप्टर अपना समाप्त होने वाला है। क्षेत्रीय शक्तियों के विकास के तहत हमने कई राज्यों को पढ़ा जो तुगलक वंश के पतन के दौरान जिन राज्यों का उदय होता है, प्रांतीय राज्यों का उदय होता है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया, जिसके तहत मालवा को पढ़ा, मेवाड़ को पढ़ा, आमेर को पढ़ा, मारवाड़ को पढ़ा। ऐसे कई राज्यों, गुजरात के बारे में हमने पढ़ा। तो आज अंतिम रूप से हम कामरूप और आसाम राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके पश्चात विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। हालांकि इनका उदय उसी समय के दौरान हुआ था, लेकिन इन जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में जो अपना अगला जो चैप्टर है वो विस्तृत रूप से दिया गया है, उसमें हम इसको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो आज हम कामरूप और आसाम के बारे में पढ़ने वाले। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि भारत में ये राज्य वर्तमान स्थिति में कहाँ स्थित है और कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो अगर क्षेत्र की बात करें तो भारत की पूर्वोत्तर दिशा के बारे में आप जानते होंगे। पूर्वोत्तर दिशा जो आसाम, मेघालय, मणिपुर, जो नागालैंड जो राज्य उस क्षेत्र में। तो पहले हम कामरूप की बात करते हैं। जो कामरूप है, कामरूप और आसाम दोनों पास पास में ही थे। तो कामरूप की हम बात करते हैं। कामरूप राज्य कौन सा था? कामरूप राज्य की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, जो ब्रह्मपुत्र गंगा नदी घाटी है, जो चाइना से बहते हुए भारत की तरफ आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उस नदी के आसपास, जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के आसपास है, जो कई छोटे छोटे राज्य थे। उन छोटे छोटे राज्यों में जो सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राज्य है वो उभर कर आता है, कामरूप आता है। हालांकि कामरूप और आसाम को जो संयुक्त रूप से भी जाना जाता है, कई बार जो आसाम को कामरूप के बारे में भी, आसाम का नाम कामरूप भी जाना जाता है। तो बात करें तो ये जो ब्रह्मपुत्र गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र घाटी है, जो उस नदी के आसपास जो छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, उन्हीं राज्यों के तहत बात की जाए तो उन्हीं राज्यों में एक शक्तिशाली राज्य होता है, उसका नाम कामरूप होता है। और 13वीं शताब्दी के आसपास इस राज्य का उदय होता है और यहाँ पे इस कामरूप राज्य को कामत राज्य भी कहा जाता है। अब इसकी स्थिति के बारे में बताया मैंने। जो कामरूप है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, बंगाल का राज्य था। बंगाल के राज्य के पूर्व में ये स्थित था और इसके पूर्व में स्थित था आसाम। तो ये दोनों के, आसाम और बंगाल के मध्य में स्थित था। और इसके पश्चिम दिशा में कौन हो गया? बंगाल हो गया। और इसके पूर्व दिशा में कौन हो गया? आसाम, अहोम राज्य। ये दो राज्य इसके पश्चिम और पूर्व में स्थित थे। ये इसकी भौगोलिक स्थिति रहती है कामरूप राज्य की। और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, उसके आसपास ये सबसे शक्तिशाली राज्य होता है। 13वीं शताब्दी के दौरान यहाँ इसका उदय होता है। 15वीं शताब्दी की बात है, यहाँ पे खेन वंश का राज्य स्थापित हो जाता है। कहाँ पे स्थापित होगा? कामरूप पे खेन वंश का, जो खेन वंश के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, खेन वंश का राज्य स्थापित होता है और इनके द्वारा कामत को अपनी राजधानी बना लिया जाता है। और बात की जाए तो कुछ समय तक ये शासन करते हैं। और 1498 ईस्वी की बात है, अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह जो बंगाल का सुल्तान होता है, इसका सुल्तान होता है बंगाल का शासक। इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो खेन वंश का अंतिम शासक होता है नीलंबर, खेन वंश का अंतिम शासक होता है नीलंबर, इसे पद से हटा दिया जाता है, पदच्युत कर दिया जाता है और इसे कामरूप पे अधिकार कर लिया जाता है बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह द्वारा। लेकिन कुछ समय पश्चात बात करें 1515 ईस्वी के दौरान जो विश्व सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो कूच जाति का था, विश्व सिंह व्यक्ति के द्वारा इस क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है और अपना शासन स्थापित कर दिया जाता है और खुद यहाँ का शासक, कामरूप का शासक पुनः बढ़ जाता है। एक बार बंगाल के दिन होते ही तुरंत कुछ समय पश्चात विश्व सिंह के द्वारा पुनः इसे स्वतंत्र कर दिया जाता है कामरूप को। तो कामरूप को स्वतंत्र कर विश्व सिंह के द्वारा पुनः जो स्वतंत्र राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात इसका काम, बात की जाए विश्व सिंह का उत्तराधिकारी जो नारायण राव वो गद्दी पर बैठता है, नारायण राव के समय थोड़ी विकट परिस्थितियां हो जाती है। पारिवारिक कलेश के कारण, पारिवारिक कलह के कारण नारायण राव को अपने राज्य का विभाजन करना पड़ता है, कामरूप का विभाजन करना पड़ता है। अब कामरूप का विभाजन जो अपना उसका भतीजा था रघुनाथ राव, उसके द्वारा जो राज्य की मांग की जाती है तो उसे मजबूरन आधा राज्य रघुनाथ राव को देना पड़ता है। और इसी समय दौरान बात की जाए तो फिर कामरूप राज्य की शक्ति कमजोर हो जाती, क्षीण हो जाती है, क्योंकि उस राज्य का विभाजन हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं। और उसी दौरान अवसर पाकर जो बंगाल
बंगाल के शासकों के द्वारा और अहोम शासकों के द्वारा इस कामरूप पे अधिकार कर लिया जाता है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होता है। जो बात करें पश्चिमी भाग था, कामरूप का पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया बंगाल के सुल्तानों के द्वारा कर लिया जाता है और पूर्वी भाग पर अहोम शासकों के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। अब अहोम शासकों और बंगाल के शासकों की सीमाएं आपस में टच हो जाती है, क्योंकि बीच में जो कामरूप का राज्य था ये समाप्त हो जाता है। हालांकि सीधी सीमाओं को मिलने से इसने कई समय तक रोके रखा, लेकिन जब इसकी कमज़ोर स्थिति हो जाती, राज्य की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो इस वजह से दोनों पड़ोसी राज्यों के द्वारा इस पर अधिकार कर लिया जाता है। तो ये कामरूप की कहानी रहती है। अब बात करते हैं हम आसाम, जो अहोम राज्य भी कहा जाता है। आसाम को ही कई बार आप देखोगे मध्यकाल के दौरान आसाम को ही कामरूप राज्य कहा जाता है। तो आसाम की बात करते हैं, जो कामरूप के कौन सी दिशा में स्थित था, आपको पता, तो पूर्वी दिशा में स्थित राज्य था, वह कौन सा था? आसाम था। ये क्षेत्र था, आसाम का क्षेत्र था और बीच में कामरूप है और यहाँ पे बंगाल है, तो इसके पूर्व दिशा में स्थित हो गया आसाम। 13वीं शताब्दी की बात करें तो अहोमो जो शान जाति के लोग थे, इनके द्वारा जो इस क्षेत्र पे अधिकार कर लिया जाता आसाम। वर्तमान समय में भी जो अहोम जाति के नाम के आधार पे ही आसाम का नाम रखा गया है और इनके द्वारा अभी भी कई बार आंदोलन किए जाते हैं और एक अलग राज्य की मांग अहोम जाति के द्वारा कई बार की गई है। इस अहोम जाति की बात करें तो अहोम जाति ने बहुत लंबे समय दीर्घ काल तक शासन किया, 600 वर्षों तक शासन किया। और यहाँ पे जो 600 वर्षों के लंबे दीर्घ काल शासन के दौरान बात की जाए तो इस समय जो इनका पड़ोसी राज्य पहले तो कामरूप था अहोम आसाम का, और उसके पश्चात बंगाल, कामरूप समाप्त होने के पश्चात बंगाल हो जाए और इनकी दोनों की सीमाएं आपस में जो मिल जाती है, सीमाएं जो आपस में टकराने लगती है। तो उसी दौरान जो अहोम शासकों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहती है, बंगाल के शासकों के साथ निरंतर इनके द्वारा युद्ध किए जाते हैं और बंगाल के शासकों को आगे जो पूर्व दिशा में बढ़ने से इनके द्वारा रोका जाता है, बंगाल के शासकों के साथ निरंतर संघर्ष करके। ये इनकी बड़ी उपलब्धि देखने को मिलती है। तो ये दो राज्य जो कामरूप और आसाम, इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये भारत के पूर्वोत्तर दिशा में स्थित थे। अब बात करते हैं विजयनगर और बहमनी राज्य। उसी समय जो मोहम्मद बिन तुगलक का समय था, 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहता है। तुगलक उसी समय जो सबसे अत्यधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में होते हैं और उसी समय जो प्रांतीय राज्यों का शक्तियों का उभरना शुरू हो जाता है और उसी समय कई जो प्रांतीय राज्य उभर कर आते हैं। उन्हीं राज्यों में बात करें तो ये विजयनगर और बहमनी का राज्य जो उसी समय उभर कर सामने आता है। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में जो अगले चैप्टर में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, यहाँ मैं आपको सामान्य जानकारी देता हूँ इसकी। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत में स्थित है, सुदूर दक्षिण में तो ये विजयनगर साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य यहाँ कर्नाटक का ये क्षेत्र है, यहाँ पे बहमनी साम्राज्य था। तो ये इन राज्यों की स्थापना होती है दक्षिण भारत में और इनकी थी पूर्वोत्तर में। तो अब बात करते हैं विजयनगर की स्थापना जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो संगम राजा था, उसके दो पुत्र थे, हरिहर व बुका। पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन्हें बंदी बनाकर इस्लाम स्वीकार करवाया जाता है और इन्हें दक्षिण भारत में अपने प्रतिनिधि के रूप में शासक नियुक्त किया जाता है, लेकिन इनके द्वारा पुनः इस्लाम धर्म को त्याग दिया जाता है और हिंदू धर्म को स्वीकार करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। 1336 ईस्वी में इनके द्वारा स्थापना की जाती, कई जगह 1346 ईस्वी भी देखने को मिलता है। तो इस समय जो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं बहमनी राज्य की। बहमनी ये मुस्लिम राज्य था और विजयनगर साम्राज्य ये हिंदू राज्य था। ये कौन सा राज्य था? हिंदू राज्य। और उसके अलावा बात करें तो ये बहमनी राज्य था, तो वो कौन सा राज्य था? मुस्लिम राज्य। मुस्लिम राज्य। इनकी स्थापना भी उस समय के दौरान, जो इनका उत्कर्ष भी उसी समय होता है, मध्यकाल के दौरान, जो हम प्रांतीय राजवंशों के उत्कर्ष के बारे में पढ़े। तो बहमन राज्य की स्थापना जो मोहम्मद बिन तुगलक के ही जो सूबेदार था हसन गंगू, जिसे हसन गंगू भी कहते हैं, हसन कांगू भी कई जगह नाम दिया हुआ है, इनके द्वारा 1347 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी जाती है, बहमनी राज्य की। और जब बहमनी राज्य समाप्त होता है तो इसके ध्वंसावशेषों पर, यानी
इस बहमनी राज्य के 5 टुकड़े हो जाते हैं, जिनकी बात करें तो बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर। तो इनके बारे में जो हम आगे के अध्याय में विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और मूलतः जो मध्यकाल के दौरान जो संपूर्ण जो क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन से प्रांतीय राज्यों का उदय होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर इसके जो क्षेत्रीय राजवंशों का जो विकास है या उनके क्षेत्रीय शक्तियों का विकास, उसके तहत अपन निष्कर्ष पर किसी पे पहुंचते, निष्कर्ष की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही सर्वाधिक जो प्रांतीय राज्यों का उत्कर्ष होता है। और उस समय बात की जाए तो केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात उसके उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक और उसके पश्चात और भी केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो जाती है और कई सारे प्रांतीय राज्य उभर जाते हैं। और दिल्ली की स्थिति अंत तक तो ये हो जाती है कि उन प्रांतीय राज्यों के समकक्ष ही जो दिल्ली का राज्य बन जाता है। इस अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से देश की राष्ट्रीय एकता को काफ़ी आघात पहुंचा, नुकसान हुआ, क्योंकि विदेशी ताकतों को अवसर मिल गया। क्यों? इस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में जो विदेशी शक्तियाँ भारत में आई और उनके द्वारा जो भारत पे जो अधिकार कर लिए, क्योंकि ये प्रांतीय शासक थे, राजवंश थे, छोटे छोटे राजा थे, तो ये आपस में ही लड़ते रहते थे, इनमें कोई एकता की भावना देखने को नहीं मिलती। इससे राष्ट्रीय एकता को बड़ा ही धक्का लगता है यहाँ पे। और बात की जाए तो उसी समय जो विदेशी ताकत के रूप में जो मुगल भारत आते हैं और मुगल बाबर के द्वारा भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने क्षेत्रीय शक्तियों के विकास के तहत यानी जो मध्यकाल के दौरान जो प्रांतीय राजवंश का उदय होता है उसके तहत कामरूप और आसाम के बारे में पढ़ा है। कामरूप राज्य के बारे में मैंने भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया आपको। ये जो भारत के पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। और बात करें तो कामरूप राज्य के मध्य जो इन दोनों बंगाल और जो आसाम के मध्य में रहता है, जो अगर बात की जाए तो पूर्व की तरफ तो आसाम रहता है और पश्चिम की तरफ बंगाल रहता है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी घाटी है उसी में ये राज्य स्थित होता है। और कुछ समय पश्चात इस राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बंगाल और आसाम राज्य द्वारा इस पर अधिकार कर लिया जाता है और उसके पश्चात जो इनकी सीमाएं आपस में टकराती है, आसाम और बंगाल की, इनमें भी संघर्ष रहता है। और ये जो इस पे आसाम पे बात की जाए तो अहोम जाति के द्वारा 600 वर्षों तक शासन किया जाता है। उसके पश्चात जो ये इनकी दो कामरूप राज्य और आसाम राज्य की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने को मिलती है, हालांकि उत्तर भारत की राजनीति में इनका कोई विशेष महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है। अब बात करते हैं विजयनगर और बहमनी राज्य की। तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका के द्वारा कर दी जाती है। ये एक हिंदू राज्य होता है। और उसके अलावा बहमनी राज्य ये मुस्लिम राज्य होता है। मुस्लिम राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में कर दी जाती है। और इसी के अवशेष पर, ध्वंसावशेष पर ये 5 राज्यों का अस्तित्व देखने को मिलता है। आगे चल के बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर, जिनके बारे में हम जो अगले चैप्टर में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और इस तरीके से जब क्षेत्रीय शक्तियां का उदय होता है, यानी कि जो केंद्रीय ताकत, जो मेन सेंट्रल पावर है वो कमज़ोर हो जाती है, तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है और वह देश के लिए कदाचित उचित नहीं होता। इससे क्या होता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता कमज़ोर हो जाती है और इससे विदेशी ताकतों को अवसर मिल जाता है। विदेशी ताकतों के द्वारा जो राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठाते हुए अराजकता का फ़ायदा उठाते, क्योंकि ये छोटे छोटे राज्य जो आपस में ही लड़ते रहते थे, इससे इनकी शक्ति वैसे ही जो कमजोर थी और आपस में ये संगठित नहीं हो पाते। हालांकि उस वक्त बात की जाए तो एक जो हिंदू शासक राणा सांगा से ये बेहतर उम्मीद थी, उसके प्रतिनिधित्व में कई शासक थे, लेकिन वह विदेशी ताकतों का जो उसने ही मुकाबला करना, उसके द्वारा ही मुकाबला किया गया था। हालांकि वह सफल नहीं हुआ, फिर भी उसके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया था। तो ये केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होने की वजह से देश की एकता को खतरा होता है। ये इसका मूलतः निष्कर्ष हमने जाना। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में, अब तो कुछ समय पश्चात जो अपनी क्लास से निरंतर और यथावत हो जाएगी। हालांकि जो आज 18 तारीख से जो BA तृतीय वर्ष के छात्रों को नियमित रूप से बुलाया गया और जल्द ही आपको भी बुला लिया जाएगा, तो आपकी क्लासें जल्द ही ऑफलाइन शुरू होने वाली है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।